कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक कुआं हो उतना मीठा जल मिलता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आर.डी. प्रजापति और स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी इन यूट्यूब चैनल के आज 16 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स के वीडियो में। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स के पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताइए और स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लीजिए। अब दोस्तों, चर्चा करेंगे उस प्रश्न की जो कि हमने आपको पिछले वीडियो में पूछा था कि विश्व मलाला दिवस कब मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 12 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है और ये प्रसिद्ध बालिका है पाकिस्तान की, तो उसके जन्म दिवस के अवसर पर इसको मनाया जाता है। और ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इन्होंने अपने बाल अधिकारों के लिए और महिला शिक्षा के लिए जो है लड़ाई लड़ी और उसी के कारण संयुक्त राष्ट्र ने जो है इनके जन्म दिवस को जो है विश्व मलाला दिवस के रूप में मनाना तय किया था। ठीक है, तो इसकी बेसिक डिटेल्स को आप आराम से पढ़ सकते हैं पहुँच करके। अगला प्रश्न हमने पूछा था कि भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किस राज्य में किया गया। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य में ई लोक अदालत का आयोजन किया गया था और इसकी बेसिक डिटेल्स को हमने आराम से पढ़ लिया था। तो एक बार और आप आराम से इसको पॉज कर लीजिए और इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि कोविड-19 के कारण जो भी पेंडिंग केसेस थे तो उनको निपटान करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के जो लोक अदालत है, उच्च न्यायालय है और छत्तीसगढ़ का जो विधिक सेवा प्राधिकरण है, उसके द्वारा ये ई लोक अदालत का आयोजन किया गया था। अब दोस्तों, रिवाइज कर लेते हैं पिछले वीडियो के जो प्रश्न थे उनका। इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एरोनॉटिक्स की वॉन कनमन पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है। तो दोस्तों, हमारी जो इसरो के वर्तमान में जो अध्यक्ष है के सिवन, उनको जो है वॉन कनमन पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है और इसकी बेसिक डिटेल्स की चर्चा हमने कर ली थी। और डॉक्टर जो उडुपी रामचंद्र राव है, वे पहले भारतीय थे जिनको वॉन कनमन पुरस्कार इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एरोनॉटिक्स के द्वारा दिया गया था। और ऐसे ही डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन थे जिनको 2007 में जो है एरोनॉटिक्स का जो ये वॉन कनमन पुरस्कार है 2007 में दिया गया था। ठीक है, अब चर्चा करेंगे अगले प्रश्न की। तो हाल ही में गुजराती पत्रकार एवं लेखक और राजनीतिक विश्लेषक नागीदास संघवी का निधन हो गया है। उन्हें भारत के किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों, ये गुजराती पत्रकार थे और इनको पद्मश्री से जो है सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न था कि ली सियूंग लुंग किस देश के दोबारा प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने हैं ली सियूंग लुंग, और इन्होंने दोबारा से इस जो है वर्तमान में जो चुनाव हुए हैं उनमें विजय हासिल की है। अगला प्रश्न है हमारा जो पिछले वीडियो का, वर्ष 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा निवेश करने में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर था और भारत दूसरे, जर्मनी तीसरे स्थान पर था। अगला प्रश्न था, हिमालय की गोल्डन बर्डविंग तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली होने का दर्जा मिला है। यह तितली कहाँ पर पाई गई है। तो यह उत्तराखंड में पाई गई है दोस्तों, हिमालय के जो गोल्डन बर्डविंग तितली है, और इसको भारत की सबसे बड़ी तितली होने का दर्जा मिला है। अगला प्रश्न था, निम्न में से किस राज्य में फसलों का ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया गया है। तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश में फसलों का ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया गया है। अगला प्रश्न था, 12 लाख करोड़ रुपए के मूल्य वाली पहली भारतीय कंपनी निम्न में से कौन सी बनी है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है वो 12 लाख करोड़ रुपए के मूल्य वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात कर लेते हैं एक बार। तो संस्थापक धीरूभाई अंबानी 1966 में इसकी स्थापना हुई और मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अध्यक्ष एमडी है मुकेश अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के उत्पादों की बात करें तो कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोलियम, पॉलिएस्टर, कपड़ा, खुदरा, टेलीकॉम तो इत्यादि क्षेत्रों में जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज अपना कारोबार करती है। अगला प्रश्न था हमारा, एंड्रेस डुडा किस देश के पुनः राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो ये पोलैंड के राष्ट्रपति चुने गए हैं। और दोस्तों, पोलैंड की बात करें तो राजधानी है वॉर्सो, राष्ट्रपति एंड्रेस डुडा और मुद्रा जुलौटी है। तो दोस्तों, ये तो हमने चर्चा कर ली 15 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स की। अब चर्चा करेंगे आज 16 जुलाई 2020 के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उनकी।
तो आप डटे रहिए और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, और जो भी प्रश्न आपको समझ में आए उसके बारे में जो है आप डिटेल अगर एक्सटर्नल और भी कुछ जानते हैं तो ज़रूर से बताइए। वैसे तो हम हर एक प्रश्न को जो है डिटेल में चर्चा करते हैं। और दोस्तों, अगर आप स्टडी इन यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का पहला प्रश्न है, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई को दोस्तों विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है, और इस संयुक्त राष्ट्र जो संस्था है उसके द्वारा मनाया जाता है। 15 जुलाई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है इसको, और युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में कौशल के विकास करने वाली जो तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा या फिर प्रशिक्षण संस्थान आदि के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए तथा बेहतर रोजगार और उद्यमिता के लिए कौशल प्रदान करने के महत्व को चिन्हित करने के लिए विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। और इस बार 2020 की थीम है जो विश्व युवा कौशल दिवस है उसकी, स्किल्स फॉर ए रेसाइलेंट यूथ। ठीक है, और अगला प्रश्न है हमारा आज का, हाल ही में प्रसिद्ध देश कलाकार ज्योत्सना भट्ट का निधन हो गया है। तो दोस्तों ये सिरेमिक कलाकार थी ज्योत्सना भट्ट, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। चर्चा कर लेते हैं कि ये क्यों प्रसिद्ध थी। तो उन्होंने मुंबई के जे स्कूल ऑफ आर्ट से एजुकेशन किया और उसके बाद ग्रेजुएशन किया, और वह न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन म्यूजियम आर्ट स्कूल में, सॉरी यहाँ पे हार्ट आ गया, आर्ट स्कूल में सिरेमिक में एक पाठ्यक्रम अध्ययन करने के बाद में बड़ौदा में बस गई, और उन्होंने अपना कला अभ्यास में पत्थर के पात्र, टेराकोटा आदि के साथ भी प्रयोग किया, और उनके सिरेमिक कार्यों में बिल्लियाँ और कुत्तों की छवियाँ शामिल है। ज्योत्सना भट्ट ने बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और 40 वर्षों तक छात्रों को पढ़ाया, यानी कि प्रोफेसर की जॉब उन्होंने वहाँ पर की। ज्योत्सना भट्ट की बात कर लेते हैं अभी। तो आप फोटो में देख रहे हैं, यह है ज्योत्सना भट्ट, जो कि एक सिरेमिक कलाकार थी, और उनकी कुछ कलाकृतियों की फ़ोटो भी यहाँ पर आप देख रहे हैं। अगला प्रश्न था, रुद्रेंद्र टंडन को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अफ़गानिस्तान के जो है अगले राजदूत के रूप में, अफ़गानिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में रुद्रेंद्र टंडन को नियुक्त किया गया है। और IFS अधिकारी थे ये रुद्रेंद्र टंडन, जिनको कि अफ़गानिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में जकार्ता के आसियान के लिए भारतीय दूत के रूप में ये सेवारत है, और वह अफ़गानिस्तान में भारत के वर्तमान राजदूत विनय कुमार का स्थान लेंगे। अफ़गानिस्तान की बात करें तो राजधानी काबुल है, राष्ट्रपति अशरफ गनी है, और मुद्रा है अफ़गान अफ़गानी। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का वर्तमान CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो हेमांग अमीन को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का वर्तमान CEO नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान CEO राहुल जौहरी का स्थान लेंगे, जिन्होंने हाल ही में CEO पद से इस्तीफा दिया है। हेमांग अमीन इंडियन प्रीमियर लीग IPL के मुख्य परिचालन अधिकारी है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड ने अपने 39वें स्थापना दिवस पर किस कार्यक्रम का आयोजन किया? तो नाबार्ड ने डिजिटल चौपाल नामक एक कार्यक्रम का आयोजन किया। तो बेसिक डिटेल्स को चेक करें तो इस कार्यक्रम में नाबार्ड द्वारा शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था, जिन्होंने परियोजनाओं से संबंधित अपने अनुभव साझा किए थे। डिजिटल चौपाल के साथ ही नाबार्ड ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए 5,000 करोड़ रुपए की पुनर्वित्त योजना का भी ऐलान किया, और इस पुनर्वित्त योजना के जरिए विकास वित्त संस्थान का लक्ष्य अपने 2150 वाटरशेड विकास परियोजनाओं के लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। अगला प्रश्न हमारा, मोहन बागान रत्न से किसे सम्मानित किया जाएगा? गुरबख्श सिंह और पलाश नंदी, इन दोनों को ही मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया जाएगा। ATK मोहन बागान क्लब के अनुसार हॉकी प्लेयर गुरबख्श सिंह और पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर पलाश नंदी को इस वर्ष के मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को मोहन बागान दिवस मनाया जाता है, परंतु इस बार कोविड-19 महामारी के कारण इसे टाल दिया गया है। वर्ष 1911 में 29 जुलाई को बागान के IFA शील्ड जीत की तारीख को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष मोहन बागान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, किस IIT संस्थान ने शुद्ध नामक एक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग डिवाइस विकसित किया है? तो कानपुर IIT ने शुद्ध नामक एक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग डिवाइस को विकसित किया है। तो देख लेते हैं इसके बारे में। तो IIT कानपुर में स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडी अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधन
हेल्पर शुद्ध नामक एक यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस विकसित किया गया है और यह डिवाइस 15 मिनट में 10 बाई 10 वर्ग फुट के कमरे को कीटाणु रहित कर सकती है। इसमें 15 वाट की 6 यूवी लाइट्स लगी हुई है जिन्हें दूर से ही मॉनिटर किया जा सकता है और इसे मोबाइल द्वारा ऑपरेट किया जा सकता है। इस डिवाइस को जोखिम भरे स्थानों जैसे अस्पतालों, होटल और मॉल, कार्यालयों तथा स्कूलों आदि में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए उपयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में ईरान ने किस देश को चाबहार रेल परियोजना से बाहर किया है? भारत को किया है दोस्तों ईरान ने चाबहार रेल परियोजना से बाहर। ईरान ने भारत को चाबहार बंदरगाह से जहेदान और अफगानिस्तान की सीमा के साथ लगने वाली रेलवे लाइन चाबहार रेल परियोजना से बाहर करने की घोषणा की है। ईरान ने यह फैसला परियोजना को शुरू करने में हो रही देरी और पैसा देने के आधार पर किया जा रहा है। अब इस परियोजना को ईरान भारत के बिना ही पूरा करेगा। इस परियोजना के लिए ईरानी राष्ट्रीय विकास निधि से लगभग 400 मिलियन डॉलर की धनराशि जारी की जाएगी और भारत और ईरान द्वारा वर्ष 2016 में चाबहार बंदरगाह से जहेदान तक रेल लाइन का निर्माण करने के लिए एक समझौता हस्ताक्षर किया गया था, लेकिन अब ईरान ने जो है चाबहार रेल परियोजना से भारत को बाहर कर दिया है। वो इसलिए कि परियोजना में बहुत ज़्यादा देरी हो रही थी और पैसों की भी इधर कमी हो रही थी, लेकिन अब जो है खुद ही ईरान अपना पैसा वहाँ पे लगाएगा और इसको जो है चाबहार परियोजना को कंप्लीट करेगा। अब दोस्तों ईरान की बात कर लेते हैं तो राजधानी तेहरान है, राष्ट्रपति हसन रूहानी है, मुद्रा इरानियन रियाल है। अब आपके लिए प्रश्नों की चर्चा करते हैं तो इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एरोनॉटिक्स के वॉन करमन पुरस्कार 2020 के लिए किसे नामित किया गया है? आपको इस प्रश्न की पूरी डिटेल्स के साथ में चर्चा लिखनी है कमेंट बॉक्स में। एक और प्रश्न आपके लिए, हिमालय की गोल्डन बर्ड विंग तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली होने का दर्जा मिला है, यह तितली कहाँ पर पाई गई है? तो इस प्रश्न का जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल जाए। और दोस्तों इसी के साथ में जो है विदाई लेते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।